दोस्तों मेरा जो आज का वीडियो है वो खास करके डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट के ऊपर में है और ये डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट जो है रियल एनालिसिस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। आप लोगों ने कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज के बारे में पढ़ा है और कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज में ये जो है खासा महत्वपूर्ण जो है हमारा डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट के बारे में बताता हूँ कि उसका स्टेटमेंट क्या है और वो क्या बतलाना चाहता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट के बारे में जो इसका स्टेटमेंट है मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी आपका सीरीज है जिसका ईच टर्म यानी प्रत्येक टर्म, जिससे हर एक टर्म को हम यूएन के नाम से पुकारेंगे, और उसका ईच टर्म अगर ग्रेटर देन 0 है और अगर उस सीरीज का यूएन टर्म और उसके एक नेक्स्ट टर्म यूएन प्लस 1 टर्म का जो रेशियो है अगर वो आपका कोई फाइनाइट एल वैल्यू है, एल मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू, तो उस एल का अगर ग्रेटर देन 1 वैल्यू आता है तो आप समझेंगे कि सीरीज जो है कन्वर्जेंट है, ऐसा डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट कहता है। और अगर एल का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो ये डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट कहता है कि वो सीरीज आपका डाइवर्जेंट होगा। और तीसरी बात बताई गई है इसमें कि अगर ये रेशियो जो आ रहा है वो अगर 1 है तो इसका मतलब है कि सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकता है तो डाइवर्जेंट भी। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो गया यहाँ पर जब इसने रेशियो 1 दे दिया अगर यूएन और यूएन बाई n प्लस 1 टर्म का। तो आप लोगों को ये स्टेटमेंट को एक बार बढ़िया से पढ़ना है, देखना है ध्यानपूर्वक कि अगर आपके पास कोई सीरीज है जिसके ईच टर्म अगर पॉजिटिव हैं, ईच टर्म पॉजिटिव होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात नोटिस करनी है कि ईच टर्म को पॉजिटिव होना चाहिए उस सीरीज का। उसके बाद आप लोगों को उस सीरीज का यूएन और यूएन प्लस 1 टर्म को फाइंड करना है और उसका रेशियो को फाइंड करना है। अगर दोनों रेशियो का वैल्यू जो आ रहा है अगर 1 से ज़्यादा आएगा तो आपको डिक्लेयर करना है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट होगा। और अगर एल जो कि हम लोग लिमिट कह रहे हैं जिसको, वो अगर वैल्यू हमारा जो रेशियो का है वो अगर 1 से कम आता है तो आप समझेंगे कि वो सीरीज डाइवर्जेंट है। और अगर वो रेशियो का वैल्यू अगर लिमिट में 1 आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो सीरीज है कन्वर्जेंट भी हो सकता है तो डाइवर्जेंट भी। यहाँ कहना ये मुश्किल होगा कि वो परफेक्टली कन्वर्जेंट ही होगा या परफेक्टली डाइवर्जेंट ही होगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि यहाँ टेस्ट फेल हो गया। तो चलिए मैं आपको इसकी प्रूविंग्स को बताता हूँ कैसे करना है। तो आप लोगों को जब मैंने स्टेटमेंट को दिखाया, आप लोगों ने स्टेटमेंट को पढ़ भी लिया होगा, अब आप लोग जिसकी प्रूविंग्स को देखेंगे कैसे किया जाता है। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय और ज़्यादा मतलब कि इसमें वेस्ट नहीं करवाऊँगा, मैं आपको ऐसे समझाऊँगा कि आपको तुरंत समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहला केस हम लोग लेंगे कि एल का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सबसे हैं एल ग्रेटर देन 1 पर हम देखना है कि हमारा जो सीरीज है कन्वर्जेंट है तो किस प्रकार से है। तो देखिए एल ग्रेटर देन 1 है, हमने केस ले लिया है और हम लोगों को जैसा कि पता है कि लिमिट जो दिया हुआ है हमारे यूएन टर्म और यूएन प्लस 1 टर्म का जो लिमिट है वो एल है और एल ग्रेटर देन 1 है, ऐसा हम लोग सपोज करके चल रहे हैं। तो आप लोगों को लिमिट का डेफिनेशन से ये तो पता ही होगा कि जब इतना का लिमिट ये है तो हम यूएन बाई यूएन प्लस 1 जो होगा उसे एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में लिख सकते हैं। और ये कब होता है? तो जब आपके पास n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू m हो। तो इस डेफिनेशन से हम इस चीज़ को लिख पाते हैं, ऐसा हमने लिमिट का डेफिनेशन में पढ़ा है। तो डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो यूएन बाई यूएन प्लस 1 का जो रेशियो है एल, वो आपका यूएन बाई यूएन प्लस 1 का जो वैल्यू होगा वो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच लाइज करेगा। इसमें एप्सिलॉन जो होता है काफ़ी छोटा है, यानी कि हम लोग इसके बारे में क्या लिखते हैं कि एप्सिलॉन हाउ एवर सो स्मॉल देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट एल माइनस एप्सिलॉन यूएन बाई यूएन प्लस 1 लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ये हमारा स्टेटमेंट होता है लिखने का, जो कि इस प्रूविंग में हमें लिखने की आवश्यकता पड़ती है। एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 हाउ एवर सो स्मॉल। देखिए बच्चों, ये एप्सिलॉन काफ़ी छोटा होता है और ये जो है एल के वैल्यू में बहुत ही स्लाइटली कमी को दर्शाता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं होती है।
अब आप लोग ये समझ गए हो कि एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन के बीच में अगर यू एन बाई यू एन प्लस वन है तो इसका ये मतलब है कि वो एग्जैक्ट एल पर ही है, यू एन बाई यू एन प्लस वन। अब हमने लिया हुआ है केस एल ग्रेटर देन वन, तो आप लोग यहाँ क्या देख रहे हो कि यू एन बाई यू एन प्लस वन इतना से बड़ा है और हमने पहले से एल को ग्रेटर देन वन मान करके चला है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि नाउ यू एन बाई यू एन प्लस वन जो है वो आपका ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन से हो रहा है, और ये तब हो रहा है जब हमारा एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम है। और ये चीज़ आप लोगों को यहाँ डेफिनेशन से पता चल रहा होगा कि जो हमारा रेशियो है यू एन बाई यू एन प्लस वन एल माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर देन है, और ये तब हो रहा है जब एन ग्रेटर देन एम है। अगर इसके आगे का प्रोसेसिंग कैसे क्या करना होता है, तो हम इस एल माइनस एप्सिलॉन को अगर कुछ नाम दे दें, कुछ वैल्यू के रूप में नाम दे दें, तो मान लेते हैं इसे हम लोग आर का नाम दे दें, एल माइनस एप्सिलॉन को आर का नाम देंगे। और ये याद रखना है कि ये ग्रेटर देन वन ही होगा, क्योंकि इसमें अगर जरा भी अगर हम कुछ माइनस भी कर दें तो वो वन से छोटा नहीं होने जा रहा, वन से हमेशा बड़ा ही रहेगा वो। अब हम लोग देखना है कि इसको प्रूव कैसे करना था। यू एन बाई यू एन प्लस वन जो है ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन हमारे पास दिया हुआ है, तो अब हम लोगों को करना क्या है बच्चों कि आप इसको आर भी लेकर के चलो या नहीं भी लेकर के चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि इसको एल माइनस एप्सिलॉन के रूप में ही रखते हैं। आगे हमें क्या करना है कि पुटिंग करनी है एन की वैल्यू को एम प्लस वन एम प्लस टू, इस तरह से आप पुट करते जाओगे कहाँ तक, तो एन माइनस वन तक पुट कर सकते हो आप। तो आप यहाँ पर एन माइनस वन तक इसमें पुटिंग करना है एन के वैल्यू को। और आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि यू एन बाई यू एन प्लस वन का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन एन माइनस एप्सिलॉन तब हुआ है जब हमारा वैल्यू एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम है। तो एम से अगर आगे भी आप जाओगे तो लिमिट के डेफिनेशन से ये तय हो चुका है कि आगे हम यहाँ पर एम रखें या एम प्लस वन रखें, हमारा जो रेशियो आने वाला है वो हमेशा एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं हो सकता है। तो हम लोग अगर यहाँ पर एम पुट करते हैं तो यू एम यहाँ बनेगा, बाई में यू एम प्लस वन बनेगा जो कि ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन होगा। और आपका कंडीशन यहाँ भी लगा हुआ है एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम का। इस तरह से अगर आप एन के जगह पर आप एम प्लस वन पुट कर दोगे तो यू एम प्लस वन नीचे में हो जाएगा यू एम प्लस टू, और ये भी ग्रेटर देन हो जाएगा बच्चों एल माइनस एप्सिलॉन। ऐसे करते करते अगर आप जो है कहाँ तक पुट करना है आपको, तो आपको पता है कि इसमें हमें आगे ग्रेजुअली यू एम प्लस टू अगर पुट करते हैं तो नीचे यू एम प्लस थ्री बनेगा, और ये भी ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। ऐसे करते करते अगर हम लोग एन माइनस वन को ऊपर में पुट करते हैं तो नीचे में हमारा यू एन हो जाएगा, और ये भी ग्रेटर देन क्या होगा एल माइनस एप्सिलॉन। आपने क्या देखा कि इतना ये जो आपका जो इनइक्वलिटी है ये एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम पर जो है ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन होगा। अगर हम इसके आगे के स्टेप्स में चलें, एम से आगे एम प्लस वन एम प्लस टू एम प्लस थ्री जितना आगे जाना चाहें, ये रेशियो का वैल्यू ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन ही होगा, इससे कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब इसमें आगे करना क्या है बच्चों, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम इन सब को अगर एक साथ मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट साइड वाले को और राइट साइड वाले को एक साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है। अगर यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया है, देख लिया है, तो इसे ज़रा सा फिर मैं इरेज कर देता हूँ और मैं आपको बतलाता हूँ कि मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो मल्टीप्लाइंग करेंगे अगर हम लोग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई करें, देखिए ये वाले को इधर से सारे के साथ मल्टीप्लाई करना, इधर वाले को मल्टीप्लाई करना, आप क्या देखोगे
यू एम बाई यू एम प्लस 1 इंटू यू एम प्लस 1 बाई यू एम प्लस 2। इस तरह से हम लोगों का जो है आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें यहाँ यू एन माइनस 1 और यहाँ यू एन मिलेगा, जो कि ग्रेटर देन का साइन को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि सभी जगह ग्रेटर देन का साइन है। और एल माइनस एप्सिलॉन कितना टाइम्स हो जाएगा बच्चों, ये आपको तय करना है। तो आपको याद होगा एम से आपने शुरू किया था और कहाँ पे जाके ख़त्म किया है, एन पे, तो यहाँ एन माइनस एम टाइम्स हो जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए n माइनस एम तक हम लोग का पास टर्म टोटल बचे हुए टर्मों की संख्या होगी n माइनस एम। देखिए यहाँ m से स्टार्ट है, n पे मैंने ख़त्म किया है, तो हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं होंगी, तो n माइनस एम। अब देखो आप लोग क्या देखोगे, इस तरह से सब ये ग्रेजुअली जो है कटता जाएगा ऐसे करते हुए, तो आपके पास बचेगा रेशियो यू एम बाई यू एन ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन टू दी पावर n माइनस एम। अब यहाँ तक हम पहुँच जाने के बाद हमें करना क्या है वो हमें सोचना है कि कैसे हम समझेंगे आगे की प्रोसेसिंग को। तो देखिए बच्चों, मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब आप लोगों को तो समझ में आ ही गया कि मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है। आगे जो है आप लोगों को ये सोचना है कि हमें इसको कैसे फिक्स करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको पता है यू एम टर्म जो है हमारा एक फिक्स स्टेप होता है, एम फिक्स्ड स्टेप होता है जहाँ तक हमारा जो है कवरेज रहता है। अब उसके बाद आगे जो है बहुत दूर तक जाना होता है, एन तक, एन इनफाइनाइट तक भी जा सकता है। तो हम कैसे इस बात को क्लियर कर पाएंगे कि वो सीरीज जो है एम के आगे भी हमारा जो है एक परफेक्ट कन्वर्ज वैल्यू यानी कि फाइनाइट वैल्यू को देगा। तो इसी को समझना है इस सीरीज में। आप लोगों को देखिए कैसे क्या हो रहा है उसको समझिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि यू एम बाई यू एन ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पर जो है एन माइनस एम है, तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं यू एम बाई यू एन ग्रेटर एल माइनस एप्सिलॉन टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई एल माइनस एप्सिलॉन टू दी पावर एम। इस तरह से आप लिख सकते हो इसको। अब इसमें क्या होगा कि हम लोगों को जो यू एन है इसको लेकर के अगर हम इधर आ जाए तो यू एन अगर उधर जाएगा तो आपका जो है साइन इस तरह से मौजूद रहेगा और यू एम के साथ आ जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन टू दी पावर एम और नीचे आ जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन टू दी पावर एन। कुछ इस तरह से हमारे पास होगा। अब आप लोगों को मैं कुछ बातें बताने वाला हूं जिस पर बहुत गौर करिएगा। यू एम हमारा जो है एक फिक्स्ड स्टेप तक सीरीज का जो एम का जो टर्म है, सीरीज का एम टर्म, वो जो है एक फिक्स स्टेप होगा, तो उसकी वैल्यू हम लोग जो है समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। इस सारा प्रॉब्लम हमारे पास एन के लेकर के है। एन इतना दूर हो सकता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट तक की बात हो रही है सर। एम हमारा फिक्स्ड स्टेप होता है, इसलिए हम लोग इसके बदले में एक पार्टिकुलर नंबर को सोच सकते हैं। और एल माइनस एप्सिलॉन को मैंने कहा था आर मान लिया जाए और उस पर एक फिक्स वैल्यू पावर में देंगे तो वो भी हमारा फिक्स हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि ये जो दोनों वैल्यू दिए गए हैं, ये दोनों को हम लोग को एक फिक्स क्वांटिटी का नाम दे सकते हैं लैम्डा, क्योंकि ये एक फिक्स्ड स्टेप तक का हमारा जो है वैल्यू है। अगर ये वैल्यू का फिक्सेशन ना हो पाता, यानी उसकी डिटर्मिनेशन नहीं हो पाती, तो उसके भी संभावना नहीं थी कि क्या होगा। लेकिन हम एम स्टेप जो है तय कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं जान करके। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका इतना का वैल्यू लेस देन इक्वल टू लेम्डा होगा। इसे हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको कि थोड़ा सा यहाँ से हमें समझने की ज़रूरत है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग समझ जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप लोग एक समझदार लोग हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ तक पढ़कर पहुँचे हैं तो ज़रूर आप में कुछ ना कुछ तो बात होगी ही, और आप लोग ऐसे ही यहाँ तक पहुँचे तो नहीं होंगे। अब देखिए, ये जो इतना का वैल्यू मैंने लैम्डा ले लिया। अब रह गया बात हमारा क्या कि सर इसको मैंने क्या नाम देना चाहा था उस समय, आर। तो चलिए मैं इसका नाम आर रख लेता हूँ, और ये आर क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो आप लोग क्या देखोगे यहाँ, यू एन लेस देन लेम्डा, और ये जो वैल्यू है आर का पावर एन कुछ इस तरह से बन रहा है। आप लोगों को शायद पता होगा ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में। 1/r⁴ n जो है एक जीपी का सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, जीपी। इसमें आप 1 भरते जाएंगे, आपके पास तो r का पावर 1 प्लस 1/r⁴ 2 1/r⁴ इस तरह से आप इसको
जितना दूर तक लेके जाना चाहते हैं इनफाइनाइट तक लेके चल सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप टर्म 1/r⁴ ये जीपी का सीरीज है बच्चों, और जीपी का सीरीज में कॉमन रेशियो निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कॉमन रेशियो। आपके पास जो दिया हुआ ये सीरीज है, ये इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, तो आप जो हैं तुरंत बता सकते हैं कि इसका कॉमन रेशियो जो होगा, कॉमन रेशियो वो 1/r होगा। इस सीरीज का कॉमन रेशियो 1/r, और उसमें हमने r को क्या लिया हुआ है? ग्रेटर देन 1। अब आप तय करें कि जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये पूरा का वैल्यू क्या आएगा। तो आप अगर ये 1 से ज़्यादा वैल्यू होगा तो नो डाउट कि ये लेस देन 1 आएगा। पूरा का पूरा वैल्यू इसका क्या आएगा? लेस देन 1। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मान लीजिए मैं r का वैल्यू 2 डिसाइड कर दूं तो 1/r यानी कि 1/2 होगा, और 1/2 लेस देन 1 हो रहा है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो कॉमन रेशियो हमारा आ रहा है इस सीरीज का, वो रेशियो जो है 1 से छोटा होगा या बड़ा। तो यहाँ r को मैंने 1 से बड़ा लिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये पूरा का वैल्यू जो होगा लेस देन 1 होगा। इससे साबित होता है कि अगर हम इसको सीरीज को अगर बनाते हैं ये 1/r⁴ को, तो एक जीपी का सीरीज बनेगा, और जीपी का सीरीज में ये जो 1/r⁴ है वो आपका लेस देन 1 आ रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जीपी का सीरीज अगर है और इनफाइनाइट टर्म का सीरीज है और उसका कॉमन रेशियो अगर 1 से कम है तो कन्वर्जेंट सीरीज कहलाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है जिसको आप लोगों को रियल एनालिसिस में काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये जीपी का जो सीरीज है कॉमन रेशियो का मान अगर 1 से बड़ा होगा तो 1 कॉमन रेशियो जो बना है 1/r वो लेस देन 1 होगा। अब देखिए हम अगर दोनों तरफ अगर यहाँ सीरीज की बात कर दे तो लेमडा तो कांस्टेंट है बच्चों, तो इसका मतलब हो गया कि ये r का पावर n एक सीरीज के रूप में हमें तैयार हो गया। और अब आप लोग ये बताओ कि ये जो सीरीज तैयार हुआ ये सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। तो आप कह सकते हो कि सर ये जीपी का सीरीज है और जीपी का सीरीज का कॉमन रेशियो का मान 1 से छोटा है और इनफाइनाइट सीरीज है ये जीपी का, दैट मीन्स कि ये कन्वर्जेंट सीरीज होगा। तो आपको याद रखना है कि कोई भी जीपी का सीरीज हो जो इनफाइनाइट सीरीज हो और उसका कॉमन रेशियो 1 से कम है, इसका मतलब वो कन्वर्जेंट सीरीज है। सिर्फ लेस देन 1 पर ही कन्वर्जेंट होता है ज्योमेट्रिक सीरीज जो इनफाइनाइट टर्म का हो, अदरवाइज और सभी जगहों पर वो कभी कन्वर्जेंट नहीं होता। तो चलिए ये आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया कि हमारा जो सीरीज था क्यों हमारा l-1 जो था ग्रेटर देन 1 रहने पर क्यों ये un का जो सीरीज है कन्वर्जेंट हुआ। तो इसलिए हुआ कि यहाँ जो हमने तैयार किया था जो इनइक्वालिटी, वो इनइक्वालिटी कुछ इस प्रकार से हमें मिला था un लेस देन λ/r⁴n। अगर हमने इसको सीरीज में बदल दिया तो ये हमारा जो है समेसन 1/r⁴n होगा, और 1/r⁴n इज ए जीपी और कॉमन रेशियो इक्वल टू 1/r लेस देन 1। सो समेसन 1/r⁴n इज कन्वर्जेंट। ये जीपी का सीरीज कन्वर्जेंट हो गया तो हमारा समेसन un भी 10 हम कह सकते हैं कि समेसन un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ये है हम लोगों का जो है डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में फर्स्ट केस था जिसमें हमने एल का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लिया तो वो किस प्रकार से जो है वो कन्वर्जेंट बना। अब रह गई बात कि केस 2। केस 2 में क्या होगा, तो आपको लेना है केस 2 में, तो केस 2 में एल का मान हम लोगों का होगा लेस देन इक्वल लेस देन। तो देखिए बच्चों सिमिलर प्रोसेस की तरह हम लोग कर सकते हैं। केस 2 में अगर हम चले केस 2 और इसमें हम लोगों को क्या लेना है, एल को लेस देन 1, लेस देन 1। तो हम लोगों ने अभी अभी देखा था कि लिमिट जो था हमारा n टेंस टू इन्फिनिटी un/un+1 इक्वल टू एल, ये लेस देन 1 है तो हम इसे लिख सकते हैं l-ε un+1 लेस देन l+ε। इन दोनों में से, और ये कब होता है तो आप लोगों को पता है व्हेन एवर n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो इसमें अब हम लोग जो इस बार इस इनइक्वालिटीज़ को लेके चले थे केस 1 में, और इस बार हम लोग इस इनइक्वालिटी को लेके चलेंगे un/un+1 लेस देन l+ε। अगर हम इसे r भी मान दे तो ये आपका लेस देन 1 वैल्यू का होगा
एल प्लस एप्सिलॉन को अगर आर माना जाए तो लेस देन 1 होगा, और साथ में कंडीशन तो आपको पता ही कि ये लगा हुआ है। उसी तरह से पुटिंग करेंगे हम लोग, पुटिंग n इक्वल टू m, m प्लस 1, m प्लस 2 डॉट डॉट n माइनस 1, यहाँ तक अगर हम पुट कर दे तो हमें जो है सीरीज क्या प्राप्त होगा बच्चों, आप लोगों ने अभी देखा था, हमें प्राप्त होगा um बाई um प्लस 1 लेस देन l प्लस एप्सिलॉन टू द पावर n माइनस m। ये चीज़ हमें प्राप्त होगा जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m का कंडीशन होगा। जैसा मैंने पिछले केस 1 में किया था, सारा प्रोसेसिंग उसी तरह से करने के बाद हमें ये रिजल्ट प्राप्त होगा जैसा कि आप देख रहे हो। अब क्या है कि um बाई um प्लस 1 लेस देन अगर l प्लस एप्सिलॉन टू द पावर n माइनस m है, तो आप इस बार वही प्रोसेस को, सॉरी बच्चों, um बाय un यहाँ प्राप्त होगा, गलती से m प्लस m लिखा गया था, um बाई un प्राप्त होगा और l प्लस एप्सिलॉन n माइनस m से जो है वो लेस देन होगा। अगर यहाँ पर हम उसी केस 1 के ही अगर रिपीट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अगर un का वैल्यू हमें निकालना हो तो un का वैल्यू हमें कैसे प्राप्त होगा, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। un जो होगा इस बार ग्रेटर हो जाएगा किससे, तो आप इसमें लिख सकते हो um बाई l माइनस l प्लस एप्सिलॉन टू दी पावर n माइनस m। इस बार हम लोग अगर un को इधर कर दे और इसको नीचे कर दे तो ऐसे प्राप्त होगा। और आपको बस वही प्रोसेसिंग याद रखना है जो केस 1 में था, um के साथ l प्लस एप्सिलॉन का पावर n नीचे हो जाएगा और l प्लस एप्सिलॉन का पावर m ऊपर चला जाएगा। ये माइनस में पावर है सर, बांट दोगे तो फिर ऊपर आ जाएगा। आपने केस 1 में सब डिटेल में देखा था, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं बताइएगा ज़रूर। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बताया था, इतना का वैल्यू हम लोग फिक्स कर सकते हैं, तो उसे हमने पिछली बार लेमडा माना था, इस बार भी लेमडा मान लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है मान लेने पर, क्योंकि वो तो एक फिक्स मान है। तो हमारे पास इस बार फिर से हमें प्राप्त क्या होगा बच्चों, un ग्रेटर देन लेमडा बाय r टू दी पावर n, क्योंकि मैंने इतना को l प्लस एप्सिलॉन को यहाँ r नाम दे रखा है। अब इस बार क्या होगा कि जब हम लोग इसको सीरीज में बदल देते हैं इनफाइनाइट टर्म का, तो लेमडा यहाँ समेसन 1 बाई आर टू दी पावर n, फिर से ये जीपी का सीरीज प्राप्त हो गया। और जीपी का सीरीज होने की वजह से इसका कॉमन देखिए यहाँ पर हमारे पास जो जीपी का सीरीज है 1 बाई आर टू दी पावर n इज जीपी, और कॉमन रेशियो इसका 1 बाई आर आएगा। अब कॉमन रेशियो 1 बाई आर है बच्चों, और आर का मान लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है कि 1 से छोटा वैल्यू अगर हम आर के पोजीशन पे डालेंगे तो पूरा रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि अगर कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज जो होता है डाइवर्जेंट होता है। तो ये जो हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज है बच्चों, ये डाइवर्जेंट होगा क्योंकि हमारा कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 आ गया। एंड तो इससे हम कह सकते हैं कि जो आपका सीरीज है r टू दी पावर 1 बाई आर टू दी पावर n इज डाइवर्जेंट, एंड सो आप क्या बोल सकते हो, एंड सो समेसन un इज डाइवर्जेंट। तो अब आप लोगों को ये समझ आ गया होगा डी एलम्बर्ट ने क्यों कहा था कि अगर un बाई un प्लस 1 का जो रेशियो होगा उसका जो लिमिट वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो कन्वर्जेंट और लेस देन 1 आ जाए तो डाइवर्जेंट। अब रह गई बात तीसरे केस की। तीसरा केस क्या है, तो जब हमारा un बाई un प्लस 1 का जो रेशियो है उसका लिमिट वैल्यू 1 आएगा तो क्या होगा, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों अब मैं तीसरा केस ले रहा हूँ। तीसरा केस जो है डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का वो है एल इक्वल टू 1। तो एल इक्वल टू 1 पे ये टेस्ट फेल माना जाता है। क्यों माना जाता है इसको बतलाने के लिए मुझे आपको एग्जाम्पल सेट करके दिखाना होगा, तभी आपको थर्ड केस के बारे में समझ में आएगा कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि एल जब आपका जो रेशियो वैल्यू है un बाई un प्लस 1 का जो रेशियो वैल्यू है लिमिट में अगर वो 1 है तो क्यों यहाँ टेस्ट फेल होगा, वो आप क्लियरली समझ पाएंगे जब एग्जाम्पल्स आपको सेट करके दिखाया जाए। तो देखिए केस थर्ड है हमारा कि l इक्वल टू 1। इसका ये मतलब है कि आपका जो है लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी un/un+1 का जो रेशियो वैल्यू का जो लिमिट है वो 1 है। तो यहाँ पर टेस्ट फेल माना जाता है। इसका कारण क्या है, तो आइए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे देखिए आपके पास अगर कोई सीरीज हो 1/n, यहाँ n = 1 से इनफाइनाइट तक है, तो इस सीरीज़ की कन्वर्जेंसी टेस्ट करनी है हमें। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसका un टर्म निकालेंगे। un टर्म क्या हो जाएगा 1/n, और un+1 क्या होगा इस सीरीज़ का 1/n+1। ये आप लोगों के सामने जो है इसका un टर्म और un+1 टर्म मैंने लिख दिया। इसका रेशियो हमें निकालना है un/un+1 का। तो आप क्या देखोगे, जब इसको डिवाइड करोगे इससे तो n+1 ऊपर हो जाएगा और n नीचे हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसकी लिमिट निकालनी है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un+1 का निकालेंगे। तो देखिए लिमिट यहाँ हम लोग लिखेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी n+1/n। आप लोगों ने लिमिट निकालने का टेक्निक तो सीखा ही होगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमें तैयार होगा। n का वैल्यू इन्फिनिटी डालने से ये 1 + 0 यानी कि 1 आया। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ का जो है un/un+1 टर्म का जो रेशियो है वो आपका 1 आ रहा है। क्या आ रहा है 1। अब आपको ये बताना होगा कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो आप लोगों ने स्टैंडर्ड सीरीज का नाम सुना होगा। स्टैंडर्ड सीरीज जो है 1/n⁻p इस तरह से होता है, और इसमें जो p का वैल्यू है अगर वो आपका ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, और अगर p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट। अब जरा बताएंगे बच्चों आप लोग कि यहाँ पर p का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है। तो आप देख रहे हो क्लियरली कि यहाँ पर p का वैल्यू जो है 1 है, और 1 पर मैंने क्या बताया कि 1 या 1 से छोटा होने पर डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज जो है आपका क्या हो गया, डाइवर्जेंट का सीरीज। लेकिन इसका un/un+1 का रेशियो क्या था 1। तो आपने देखा कि रेशियो un/un+1 का 1 भी है, लेकिन ये डाइवर्जेंट सीरीज है। अगर मैं इस सीरीज को यहाँ पर पावर में 2 कर दूँ तो आपके सामने देखिए यहाँ पर आपका जो है un टर्म हो जाएगा 1/n² और un+1 हो जाएगा 1/n+1 का होल स्क्वायर। अब जो है इसका जब हम लोग un/un+1 निकालेंगे तो कुछ हमें इस तरह से प्राप्त होगा। फिर लिमिट अगर हम लोग लगा दे दोनों तरफ तो भी हमारा जो है रेशियो का वैल्यू जो होगा लिमिट में 1 ही प्राप्त होने वाला है। अब आप लोगों को ये तय करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो अभी आपने देखा यहाँ p का वैल्यू क्या है 2, तो p के वैल्यू 2 है, 2 जो है ग्रेटर देन 1 होगा, और ये डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट। तो अभी अभी आपने नोटिस किया होगा कि एक बार जो सीरीज था जिसका ये जो सीरीज मैंने लिया था 1/n, इसका un/un+1 का लिमिट वैल्यू 1 था और वो डाइवर्जेंट हो रहा था, और उसी क्षण हमने 1/n² लिया। तो यही सीरीज जिसका un/un+1 का रेशियो 1 है लेकिन ये कन्वर्जेंट है। तब आप बताइए कि क्या ये कहना उचित होगा कि जिसका रेशियो वैल्यू un/un+1, जिस सीरीज का रेशियो का un टर्म और un+1 टर्म का रेशियो 1 हो, उस सीरीज कन्वर्जेंट ही होगा परफेक्टली, या फिर डाइवर्जेंट ही होगा परफेक्टली। क्या कहना उचित है? नहीं ना। तो इसीलिए थर्ड केस जो है हमारा फेलियर केस होता है डी एल एम्बर्ट का, जब un/un+1 का रेशियो का लिमिट वैल्यू 1 आ जाता है। तो बच्चों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स और लाइक और सब्सक्रिप्शन का बहुत बहुत इंतज़ार करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। मैं बहुत सारे इस पर अभी बदलाव कर रहा हूं, धीरे धीरे करके मैं इसको और एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा वीडियोज़ को। आप लोगों का अगर सपोर्ट समर्थन मिला तो थैंक यू बच्चों।